Hello engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side खुशबू and this is day 15. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पीएमएफ के डिफरेंट टाइप्स और उसको हमने दो पार्ट्स में कवर किया था। इसी तरह से हम अपना जो नेक्स्ट एजेंडा है पीडीएफ, जो हमने पीडीएफ पढ़ा था राइट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड टाइप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसके भी हम इसी तरह से टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लो, ये स्टैटिस्टिक्स एडवांस के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दैट इज एजेंडा इज पीडीएफ टाइप्स। ठीक है, पीडीएफ के बारे में सबको पता ही होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। एक बार ही फटाफट से रिकैप ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। रिकैप। ठीक है, क्या होता था पीडीएफ? ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक टाइप था राइट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का आपका ये सेकेंड टाइप था, करेक्ट। फर्स्ट टाइप आपका क्या था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ, जो हमने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पीडीएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ये क्या होता है, इसकी एनालॉजीज वगैरह से सब चीज से देख के। अब इसका एक फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। आपको मैंने बताया था जो पीएमएफ होता है वो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे वर्क करता है। पीडीएफ आपका वर्क करता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे। ठीक है, तो जहां पर भी आपके कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की बात हो रही होती है वहां पर आपका लगता है पीडीएफ, और जहां पर आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की बात हो रही होती है वहां पर लगता है आपका पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं जिससे कि हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहे। तो जब भी हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, जैसे कि आपका हाइट हुआ, वेट हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, डिस्टेंस हुआ, तो वहां पर हम यूज करते हैं पीडीएफ। ठीक है, ये बताता है बेसिकली आपका कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज का डेंसिटी कैसे स्प्रेडेड है, करेक्ट, किस तरह से उसका डेटा फैला हुआ है। ये चीज मैंने आपको पहले से समझाई है, या फिर मैं कह सकती हूं और वी कैन से पीडीएफ सिंपली आपका बताता है कि वैल्यू कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है, कहां पर लेस है। ठीक है, तो बेसिकली कहां पर आपकी सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं, कहां पर आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा इकट्ठी हो रही है, कहां पर आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये सारी आपको डेंसिटी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ, ये आपको ये नहीं कह सकती आपको एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी बताता है, नो, ये आपको प्रोबेबिलिटी नहीं देता, ये आपको बताता है, मतलब प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो फॉर श्योर, बट बेसिकली आपको ये डेंसिटी बताता है कि किस तरह से आपका कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज आपकी स्प्रेडेड है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक छोटा सा कंपैरिजन ले लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। मैंने बोला पीएमएफ एंड पीडीएफ। ठीक है, मैंने सिंपल सा बोला कि जब मैं बात कर रही हूं डिस्क्रीट वैल्यूज की, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, तो वहां पर आपका पीएमएफ यूज होता है। जहां पर आपका कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वहां पर आपका पीडीएफ यूज होता है। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बताता है, और ये आपकी बेसिकली रेंज की प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, जहां पर आपके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका कॉइन हुआ, डाइस हुआ, उसको आप टॉस करते हो, रोल करते हो, यहां पर आपका हाइट हुआ, वेट हुआ, इस तरह से। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है, इनके मीनिंग्स आपको समझ में आने चाहिए। एक चीज ध्यान रखेंगे कि पीडीएफ के अंदर अगर आपके पास सिंगल पॉइंट है, सिंगल अगर हाइट है, सिंगल अगर एक पॉइंट है, डेटा पॉइंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा पीडीएफ को कंसिडर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेंज, और वो रेंज आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए। रेंज के अंदर ही एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की रेंज, इस पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट आपके पास होने ही चाहिए और ये फिक्स्ड होने चाहिए। ठीक है,
उसके बीच में जो भी चीज होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें से हम डेंसिटी वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आपके पास सिंगल पॉइंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये चीज ध्यान में रखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनालॉजी, ठीक है, ऑल्दो हम देख चुके हैं बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियर है। जैसे कि सिंपल आप किसी बस स्टॉप पे जाते हो तो उसके हर बस के अपने एक आने का टाइम होता है, राइट, बस अराइवल टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बस आपकी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आती है, के बीच में आती है, बेसिकली इन बिटवीन के बीच आ सकती है, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आती है। कुछ भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जहां पर आपके पास एग्जैक्ट टाइम होता है वहां पर आपका डिस्क्रीट लगेगा, यहां पर आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं है। यहां पर आपके पास कुछ रेंज है, दिस इज योर रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, दिस इज योर बी, ठीक है, इसके बीच में आ सकती है। बट एग्जैक्टली अगर मैं एग्जैक्टली बोल दूं कि यार 9:30 बजे आएगी, अगर मैं बोल दूं 9:30 बजे आ जाएगी बस, 9:30 बजे आ जाएगी बस, तो दिस इज समथिंग योर प्रोबेबिलिटी इज 0, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जैक्टली मैंने बोल दिया 9:30 बजे करीब बजे कि आपके पास सिंगल डेटा पॉइंट है, तो दैट बिकम्स योर प्रोबेबिलिटी 0। तो मैंने बोला कि अगर बस आपकी 9:20 से लेकर 9:30 के बीच में आती है तो इसके बीच में दैट बिकम्स योर पीडीएफ। मतलब यहां पर कुछ सम वैल्यूज रहेंगी, राइट, 9:20 से लेकर 9:30 के बीच में आ सकती है, और वो हर मिनट, ईच मिनट, चलो उसकी बाद में बात करेंगे जब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो ये हर मतलब 9:20 से लेकर 9:30 के बीच में आ सकती है, दैट बिकम्स योर कॉन्टिन्यूअस रेंज। इसको ही कहते हैं हम पीडीएफ। तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर हम पीडीएफ लगाते हैं। अब मैंने सिंपल सा बोला कि बेसिकली क्या हो गया, मैं अगर बोलूं कि सिंपल से इसके 2 गोल्डन रूल्स हैं, 2 गोल्डन रूल्स ऑफ पीडीएफ। ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं बट हम रिकैप ले रहे हैं, तो लेट्स डिस्कस। तो पहला है इसका, पीडीएफ हमेशा ऑलवेज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। सिंगल पॉइंट के लिए मैंने बताया 0 रहेगा, और नहीं तो रेंज में है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। और यहां पर हम एरिया ऑफ कर्व की बात करते हैं। टोटल एरिया ऑफ कर्व रहता है, एरिया ऑफ कर्व जो कि रहता है आपका 1, एरिया ऑफ कर्व AUC इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जहां कर्व आपका ज्यादा ऊंचा है वहां आपकी वैल्यूज ज्यादा रहेंगी। अगर मैं इसको इस तरह से बात करूं, जहां पर भी आपका कर्व ऊंचा है, यहां पर आपका कर्व ऊंचा है, तो दैट मीन्स यहां पर आपकी सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं, मोर वैल्यूज, ठीक है। या फिर इस तरह से, या कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि अभी हम कोई टाइप डिस्कस नहीं कर रहे। तो जहां पर ज्यादा वैल्यूज होंगी, यहां पर सबसे ज्यादा, ये ऊंचा पार्ट है, राइट, पीक पार्ट है, तो यहां पर सबसे ज्यादा मोर वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। सेम एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोला कि अगर हाइट एग्जैक्टली 170 सेंटीमीटर है, सिंगल डेटा पॉइंट, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, ठीक है। अगर मैंने बात किया हाइट आपकी 169 से लेकर 171 सेंटीमीटर के बीच में, तो डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ये क्या है, आपकी कॉन्टिन्यूअस रेंज है, ठीक है। अब इस रेंज के बीच में हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस रेंज 169 से लेकर 170 के बीच में, हम 71 के बीच में हम निकाल लेंगे कि कैसी डेंसिटी रहेगी, कितनी हाइट्स, कितने बच्चों की कितनी रहती है, कितने स्टूडेंट्स की रहती है, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन 0 रहेगी। यही आपका पीडीएफ है, ठीक है। सिंपल से जब हम कॉन्टिन्यूअस रेंज जो कि फिक्स्ड होती है उसकी बात करते हैं, तो वहां पे यूज में आता है आपका पीडीएफ, ठीक है। अब इसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पीडीएफ, जैसे पीएमएफ के टाइप्स होते थे, कौन कौन से होते थे आपके, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से इसके भी टाइप्स होते हैं हर अलग अलग सिचुएशंस के लिए। तो जिसमें पहला है आपका CUD,
वहां पर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता था, यहां पर आपका कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड वन इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद हो तो एक सेपरेट लेक्चर मैंने आपको पूरा दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, जिसके थ्रू मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से समझाया था। एंड द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीन मान के चलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी है बट उसको हम अभी थ्रू आउट द लेक्चर नहीं करेंगे, मे बी बाद में करें जब जरूरत पड़ेगी। जब चीजें जरूरत होगी तब मैं आपको करवाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, बाकी मैं बाद में बता दे, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं आपको बता देती हूँ। फोर्थ वन इज योर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ वन इज योर गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्स वन इज योर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई इसको वीबल बोलता है, कोई इसे वेबल बोलता है, इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू प्रोनाउंस। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था लॉग नॉर्मल को, राइट। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जब स्टूडेंट्स का स्पेशली हमारे को स्मॉल सैंपल साइज होता है तब हम इसको देखते हैं। 11 इज योर एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम देखेंगे थ्रू आउट द लेक्चर बाद में। ठीक है, बट अभी जिसकी जरूरत है वो चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज ये आपके टोटल 11-12 कुछ ऐसे होते हैं, बट अभी हम जो देखने वाले हैं इन तीन पर हम मेनली फोकस करेंगे। ठीक है, आज का जो एजेंडा है, आज हम CUD को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो आई होप एजेंडा इज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट PDF का टाइप, दैट इज CUD, दैट इज कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, PDF समझ में आ गया तो ये बहुत सिंपल है। जिस तरह से आपका डिस्क्रीट होता था कि यार वो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज देता था, इसके अंदर भी सेम वही कहानी है, ये भी आपको एग्जैक्ट वैल्यूज देगा। इसको हम ना रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताऊंगी मैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं क्योंकि मैंने बोला कि यार मेरे पास ना बेसिकली एक फिक्स्ड रेंज है, यहां से लेकर एक मेरे पास एक फिक्स्ड रेंज है, दैट इज योर A, दैट इज योर B। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर, ये तो आपकी फिक्स्ड रेंज हो गई, फिक्स्ड रेंज हो गई A से लेकर B तक। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एक सिंपल सी एक रेंज हो गई। यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, इक्वल, एग्जैक्ट। ये चीज मैंने आपको बताई है पुराने लेक्चर में भी। और कॉन्टिन्यूअस मतलब बीच बीच में कितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, वो वैल्यूज कितनी भी हो सकती हैं। तो मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट वैल्यूज कितनी भी हो सकती हैं, उसकी कोई रेंज नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपना कितना भी डिस्टेंस, आप सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक आप चल के जाते हो, बाइक से जाते हो, कितना भी, तो आप कितने स्टेप्स ले रहे हो, आप छोटे छोटे कदम बढ़ा के जा रहे हो, बड़े बड़े कदम बढ़ा के जा रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो वो कितने भी आप स्टेप्स ले सकते हो, आप चाहो तो लंबी लंबी छलांग मार के चले जाओ, आप चाहो तो एक छोटे छोटे स्टेप्स लेके जाओ, तो दैट डिपेंड्स। सेम एग्जाम्पल लेते हैं बस अराइवल वाला, जो हमने PDF को समझने के लिए किया था, उससे समझते हैं। मैंने बोला कि बस अराइवल टाइम जो आती है आपकी 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आती है, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आती है। तो अब ये आपका 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया। ठीक है, अब जो इसके बीच में आ रही है यार, ये सारा आपका यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म मतलब हर मिनट, अगर मैं बात करूं, ये यूनिफॉर्म है, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हर मिनट, ईच मिनट का चांस सेम है यार, का चांस सेम है, यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स 9:01
अगर मैं 1 मिनट का हिसाब रखूं, या 02 या 03, या सिमिलरली आगे चलते हुए 9:59, तो इस रेंज के बीच में किसी भी मिनट पे बस आ सकती है। सबका चांस इक्वल है, राइट? ईच मिनट का चांस इक्वल है कि 9:01 पे भी आ जाए, 9:02 पे भी आ जाए, कितने भी कोई भी इसके बीच में आती है तो कभी भी आ सकती है। तो जब मैं इस तरह की बात कर रही हूं कि हर मिनट हर सेकंड का चांस इक्वल है कि किसी भी टाइम आ सकती है बस, तो जब इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, एग्जैक्ट चांसेस होते हैं, जैसे मैंने डिस्क्रीट के अंदर बताया, तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट लगता है कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आपकी किसी रेंज के बीच में हर यूनिफॉर्म हर पॉइंट का चांस इक्वल है या एग्जैक्ट है। अब मैंने बात करी किसी रेंज के बीच में हर पॉइंट का जो यूनिफॉर्म पॉइंट्स हैं उनके चांसेस इक्वल या एग्जैक्ट है, उसको कहते हैं हम कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? इसी तरह से और एग्जांपल ले लो, आई होप ये क्लियर हो जाना चाहिए। रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1, एक मेरा 0 है, एक मेरा 1 है, ये तो इसके अंदर जो भी आप यूनिफॉर्म पॉइंट्स बनाओगे, जितने भी डिस्टेंस पे बनाना चाहते हो, 0.0, 0.1, 0.2 से लेकर 0.9 तक, तो हर पॉइंट आने का चांस आपका इक्वल है। आप रैंडमली जब अपना कुछ भी आप कर रहे हो, पर्ची डाल रहे हो, या फिर आप कुछ डाइस रोल कर रहे हो, कुछ भी, कोई भी डाइस तो नहीं होगा, कुछ भी आपने किया है, तो हर पॉइंट का आने का चांस इक्वल है, 0.1 का भी, 0.2 का भी, 0.3 का भी। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कि टेम्परेचर रेंज कुछ भी है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसके बीच में हर टेम्परेचर के अपने अपने चांसेस हैं, इक्वल चांसेस हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि इसके चांसेस ज्यादा है, इसके चांसेस कम है, नहीं, सब पॉइंट्स के चांसेस इक्वल हैं। तो इसको कहते हैं हम कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। पीडीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारे टाइप्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार इक्वल मैं बोल रही हूं, मैंने बोला इक्वल चांसेस है, हर पॉइंट का इक्वल या एग्जैक्ट चांसेस है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, सपोज मेरे इस वाले पॉइंट की, ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, इस वाले पॉइंट की सपोज मेरी प्रोबेबिलिटी आती है, कुछ भी आती है, डेंसिटी आती है मेरी सपोज 0.5, तो इसकी भी 0.5 आएगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज 0.5 सबकी, तो इस केस में सबकी एग्जैक्ट हो गई। तो जब एक की 0.5 बनी तो इसकी भी 0.5 बनी, इसकी 0.5 बनी, इसकी 0.5 बनी, इसकी 0.5 बनी, इस तरह से चली। इसने क्या कर दिया, एक इस तरह से आपका जो एरिया बनेगा डेफिनेटली फ्लैट, डेफिनेटली हमेशा कैसा बनेगा, फ्लैट बनेगा। और इस फ्लैट को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। कैसे कहते हैं, ये जो हमारी शेप होती है इसको हम रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। दिस इज योर रेक्टेंगुलर शेप। दैट्स वाई हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। समझ में आया ये चीज? ये आपका ग्राफ है, यहां पर आपका ये 0.0 है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका फंक्शन है जो पीडीएफ का है। यहां पर ये जो आपका बन रहा है, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर एरिया ऑफ कर्व, ठीक है, एंड दिस इज योर रेक्टेंगुलर। यहां पर आपके सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे, दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट्स, और ये आपका फ्लैट रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा रहता है, फ्लैट रेक्टेंगुलर जैसा होता है। ठीक है, कोई पीक नहीं होता, बेसिकली इसका सारा फ्लैट रहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम ये सारी कहानी। ओके, अब इसके थोड़ा सा मैथमेटिकल इंट्यूशन पे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके फॉर्मूला को, मैथमेटिकल व्यू। जैसे कि मैंने बोला कि यार बेसिकली इसकी रेंज कैसी रहती है। सपोज मेरी रेंज जो है वो आपकी एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो आपकी रेंज क्या हो गई, ए कॉमा बी। ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया।
दिस इज समथिंग लाइक दिस, राइट? अगर आपको इसमें से डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस किस तरह से निकालोगे? डेफिनेटली b माइनस ए। ऐसे तो करोगे आप, इसको उसमें से माइनस कर दोगे। इसी तरह से तो डिस्टेंस निकालते हैं कि आपको सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो डेफिनेटली आप डेस्टिनेशन माइनस सोर्स करते हो, तो ये आपका निकल गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर ये आउटसाइड रेंज चला जाता है बाई चांस, या एक सिंगल पॉइंट होता है, तो उसका एफ कितना होगा? एफ मतलब फंक्शन का, दैट इज योर पीडीएफ, कितना होगा? 0 होगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? टोटल मैंने बोला 1 होगा हमेशा, ठीक है? दैट इज योर फॉर्मूला। क्या होता है इसका? लेंथ, ओ सॉरी, हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ, या बोल लो आप विथ माइनस विथ मल्टीप्लाई हाइट, राइट? इक्वल्स टू 1। हाइट हमेशा आपकी सेम रहेगी, दैट इज योर दिस वन, b माइनस ए, उतनी तो जाएगी, तो हमेशा आपकी हाइट क्या रहेगी? b माइनस ए, b माइनस ए, और ये आपका एफ एक्स फंक्शन। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार एफ एक्स कितना होगा फिर इस केस में? 1 बाय b माइनस ए। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। समझ में आया? और कुछ भी नहीं है। मैंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमेशा 1 होता है विथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? विथ मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 1। आपने विथ को लिख दिया एफ एक्स, इट कैन बी x2 माइनस x1 एज वेल। और हाइट क्या हो गई आपकी? हमेशा सेम रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी, तो वो क्या हो गई आपकी? b माइनस ए, दैट इज योर जो आपकी एफ एक्स है। मैंने गड़बड़ बोल दी, 1 सेकेंड, फिर से देखते हैं एक बारी, वेट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैंने एफ एक्स को मिक्स कर दिया, जस्ट गिव मी अ मिनट, फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं। मेरे पास रेंज है आपकी ए कॉमा बी। ए क्या है आपका? सोर्स है, और ये क्या है आपका? डेस्टिनेशन, करेक्ट? ये आपका सोर्स है और ये आपका क्या है? डेस्टिनेशन, करेक्ट? इसके अंदर मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है? ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। इसके अंदर मैंने आपको सिंपल सी एक लाइन बोली कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है? टोटल 1 होता है, 1 होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट, या विथ मल्टीप्लाई हाइट, इसको टू 1 हो गया। हाइट क्या है आपकी? हमेशा सेम रहेगी, सेम फॉर एवरीवन, क्योंकि रेक्टेंगल है, सेम फॉर एवरीवन, तो दैट बिकम्स योर एफ एक्स। हमेशा आपकी हाइट सेम रहेगी, दिस इज योर एफ एक्स। और बेस क्या है आपका? बेस आपका जो भी आपका, वही मैंने उल्टा बताया था ना, ये आपका ए है, ये बी है, तो आपका डिस्टेंस माइनस जो आपका डेस्टिनेशन है माइनस सोर्स, तो आपका क्या रहेगा? बी माइनस ए। तो इन दैट केस एफ एक्स क्या निकला आपका? 1 माइनस बी माइनस ए। अब इस तरह से बना, होप इट इज क्लियर। बेस क्या हो गया आपका? ये वाला बेस हो गया, राइट? ये जो आपका इस तरह से ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ है, ये ए है, ये बी है, दिस विल बिकम योर बेस, राइट? दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट, है ना? ये आपकी हाइट है। हाइट हमेशा आपकी सेम रहेगी क्योंकि रेक्टेंगल है, इस तरह से तो बनता है, ये रेक्टेंगल है, तो हमेशा ये आपकी सेम रहेगी। सेम रहेगी तो आपने इसको डिनोट कर दिया एज इन फंक्शन एक्स। बेस आपका क्या रहेगा? बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो मैंने सिंपल से क्या लिखा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 रहेगा। बेस क्या हो गया आपका? b माइनस ए, और हाइट क्या हो गई आपकी? हमेशा सेम रहेगी, दैट इज योर एफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या निकला? एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस ए। होप दिस इज क्लियर, अब समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इट्स ओके। मैंने आपको बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? हमेशा 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है?
बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 1। अब मैं अगर इस फॉर्मूले में निकालूं अपना, ये आपका बेस हो गया, दिस इज योर बेस। यहां पर आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए आप कहीं पे भी दे दो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपका बेस आप हमेशा डेस्टिनेशन माइनस सोर्स करते हो, दैट बिकम्स योर बी माइनस ए। और ये होगी आपकी हाइट, और हाइट हमेशा आपकी सेम रहती है, कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा सेम रहती है, तो दैट बिकम्स योर एफ एक्स। तो मैंने क्या बोला, हाइट क्या हो गई आपकी, एफ एक्स हो गई, और बेस क्या हो गया आपका, बी माइनस ए हो गया, इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको नीचे ले जा सकती हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मूव कर दिया, तो डिवाइड बाय 1 बाय बी माइनस ए, दैट बिकम्स योर फॉर्मूला ऑफ CUD, कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये चीज समझ में आनी जरूरी है। मैथमेटिकल इंट्यूशन नहीं भी समझ आ रहा है, इट्स ओके, बट इतना ये समझ में आना चाहिए। पर वैसे बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और सिंपल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि बेस और हाइट कैसे निकला है। हाइट आपकी हमेशा सेम क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए, अब समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया कि सबका आपका एग्जैक्ट चांसेस होते हैं, तो सबकी हाइट सेम ही रहेगी, राइट। अगर मैंने बोला एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, उसमें जितनी भी आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, जितनी भी आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी, सबके चांसेस सेम है, सेम चांस है। बस आपकी 9:01 पे भी आ सकती है, 9:02 पे भी आ सकती है, सबके चांसेस सेम है। सबके चांसेस सेम है तो सबकी आपकी डेंसिटी सेम निकलेगी, सेम निकलेगी तो आपकी सबकी जो हाइट होगी वो सबकी सेम होगी। जब हाइट सेम होगी तो वो किस तरह की शेप ले लेगा, रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा, दैट बिकम्स योर एफ एक्स। सिंपल, करेक्ट। तो यही कहानी है आपकी, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि एक छोटी सी एक कहानी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर 9:20 से लेकर 9:30 के बीच की निकालो, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, राइट, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट से ज्यादा है, राइट, इट इज इन कॉन्टिन्यूस रेंज, तो डेफिनेटली इट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक पॉइंट होता तो हमारे पास 0 होती प्रोबेबिलिटी, ये चीज मैंने आपको बता दी, राइट। तो अब इस प्रोबेबिलिटी के लिए, इस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किससे शुरू होती है, एरिया से शुरू होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, एरिया ऑफ कर्व से, या फिर बोलते हैं एरिया अंडर कर्व से, अंडर कर्व से जो भी आपका वो होता है, एरिया अंडर कर्व निकलता है, दैट इज योर इन योर रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो भी एरिया निकलता है दैट बिकम्स योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे कि आपकी ये अगर इस तरह से कुछ है, अगर इस तरह से कुछ है, इसके अंदर ये आपका सपोज कुछ भी, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, दिस बिकम्स योर shape and this is your maximum peak, this becomes your x, this becomes your height is fx। तो इस तरह से आपकी शेप बन जाएगी, दिस इज योर बेस, राइट। तो ये जो एरिया अंडर कर्व है इसी के बीच में आप प्रोबेबिलिटी है आपकी, ठीक है। ये एरिया अंडर कर्व निकल गया तो उससे आप इजिली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, तो मेरे पास पता चल गया, मेरे पास ए है और एक्स पॉइंट के बीच में एक बी है, दैट बिकम्स योर एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, विथ या विथ बोल लो आप। तो क्या हो गया आपका, बेसिकली ये आपकी बस मैंने सपोज बोला कि बस आपकी 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आती है, तो ए आपका क्या हो गया, 9 हो गया, बी क्या हो गया, 10 हो गया, तो एफ एक्स कितना निकल गया, 1/10 - 9, दिस बिकम्स योर 1/1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार बस अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की निकाल लो, अगर 9:20 से लेकर 9:30 के बीच में जो आपका टाइम इंटरवल है, इसके बीच में आपकी बस आनी चाहिए, इस टाइम इंटरवल के बीच में। तो मैंने अगर सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकाला, तो टाइम कितना है इन दोनों के बीच में, 10 मिनट बचा है, ठीक है। और वैसे टोटल टाइम कितना था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, बट मैंने जो मेरा एरिया अंडर कर्व निकला वो कितना निकला, 9:20 से लेकर 9:30 पे। क्या मैं बोल रही हूं समझते हैं। मैंने बोला कि आपका ये ग्राफ है, ये आपका एक्स पॉइंट है,
यहां पर मैंने बोला था 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में बस आती है, तो मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में बस आती है। दिस इज योर बेसिकली इतनी आपकी ये जाती है डेंसिटीज, इसमें जो भी इसके पॉइंट्स रहेंगे। फिर मैंने बोला कि मेरे को पता चला है एज पर कि इतने बीच में इसका एरिया है, 9:20 से लेकर 9:30 पर बेसिकली आती है। दिस बिकम्स योर 9:20, 9:30। तो मेरे को एरिया अंडर कर्व मिल गया। दिस बिकम्स योर एरिया अंडर कर्व, कि मेरा ये फेवरेबल टाइम है बेसिकली इसके बीच में आएगी। पहले मेरा अंदाजा था 9 बजे से 10 बजे तक, जब मैंने एरिया अंडर कर्व निकाला तो मुझे पता चला ये मेरा पीक टाइम है। एरिया अंडर कर्व निकल गया यूजिंग पीडीएफ। ठीक है, अब पीडीएफ से एरिया अंडर कर्व निकल गया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसका पीडीएफ प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ। प्रोबेबिलिटी मतलब, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल फेवरेबल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फेवरेबल टाइम कितना है आपका, 9:20 से लेकर 9:30। निकाल लोगे आप, कितना आया, 10 मिनट्स का आया, 10 मिनट। टोटल टाइम कितना, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो कितना आया, 60 मिनट आया। तो ये आपकी 1/6 की प्रोबेबिलिटी निकल गई। ठीक है, इस तरह से हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। पहले हम पीडीएफ का यूज करके उस कॉन्टिन्यूस रेंज में से एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस रेंज में से जो भी आपकी रेंज होती है ए से लेकर बी तक, उसमें से हम एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करते हैं। फिर यूजिंग एरिया अंडर कर्व हम प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी उसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये होती है आपकी बेसिकली, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इसको कब यूज करेंगे, कब यूज नहीं करेंगे, व्हेन टू यूज दिस एंड व्हेन नॉट टू यूज दिस, देखो, जब आपकी वैल्यूज आपको लगता है कि एग्जैक्ट हो सकती हैं, वैल्यूज एग्जैक्ट होती हैं और हर किसी की चांसेस फिक्स्ड है। रेंज जब आपकी फिक्स्ड होगी, अगर आपने बोला है कि 9 से 10 के बीच में आएगी, दैट इज द फिक्स्ड वन। ठीक है, या 10 से 11 के बीच में आएगी, 12 से 1 के बीच में आएगी, दिस इज योर फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि आप बाद में चेंज कर दो, या फिर आपकी एक पॉइंट अवेलेबल, एक आपकी रेंज फिक्स्ड होनी चाहिए, डेटा आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द आइडिया कि आपको वहां पे पीडीएफ यूज करना है। अगर आपका बेल शेप्ड कर्व बनता है, कुछ रेक्टेंगुलर नहीं बनता, मतलब सबकी चांसेस इक्वल नहीं है, बेल शेप्ड बनता है, कुछ ज्यादा पीक में जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, तो वहां पर यूज नहीं करते। वहां पे क्या यूज करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको आगे भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। स्क्यूड डेटा, कि आपका डेटा बैलेंस्ड नहीं है। स्क्यूड डेटा हम पढ़ चुके हैं, राइट, पुराने लेक्चर्स के अंदर। एक बार ही जाकर देखना, लेफ्ट साइड स्क्यूड हो रहा है, राइट साइड स्क्यूड हो रहा है। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो सिंपल सा मैंने एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन इज कि जब आपके पास कॉन्टिन्यूस डेटा होता है रेंज के अंदर, फिक्स्ड रेंज के अंदर, प्लस इक्वल या एग्जिट चांसेस होते हैं, उसको कहते हैं हम CUD या फिर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अंदर जो आपका कर्व होता है वो आपका फ्लैट होता है, रेक्टेंगुलर जैसा, क्योंकि सबके चांसेस इक्वल होते हैं, राइट, सबको। और प्रोबेबिलिटी आपकी, जब आपने ये निकल गया, उसके बाद आपने एरिया अंडर कर्व निकाला, फिर उसके बाद उससे आपने क्या कर लिया, प्रोबेबिलिटी निकाल ली। प्रोबेबिलिटी आपकी बेसिकली एरिया अंडर कर्व से निकलती है, AUC से। ये मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। फर्स्ट आप क्या करोगे, उस रेंज के अंदर से, कॉन्टिन्यूस रेंज से आप एरिया अंडर कर्व आइडेंटिफाई करोगे यूजिंग PDF, और फिर उसके बाद उस एरिया अंडर कर्व से आप प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करोगे। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरह से इंटरव्यूज के अंदर। ठीक है, मैंने बोला कि क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट अ शॉप डेली is uniformly distributed with max minimum item sold
50 and 20 respectively, what is the probability of daily sales to fall between 25 and 40? देखो मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट अ शॉप डेली इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मैक्सिमम एंड मिनिमम सोल्ड. इससे पता चल गया मेरे पास एक रेंज है. with a maximum item sold 50 and 20 respectively. What is the probability of daily sales to fall between 25 से 40 के बीच में? समझते हैं. मैंने बोला कि मेरे को प्रोबेबिलिटी बता दो 25 से लेकर 40 के बीच में जो भी प्रोबेबिलिटी आती है, सेल होती है, सेल्स फॉल करती है बिटवीन 25 से लेकर 40 के बीच में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को आइडेंटिफाई करके दे दो. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और आपकी बेसिकली क्या है, आपका जो ये आपको बेसिकली एरिया अंडर कर्व उसने बता दिया है. तो मैंने क्या बोला है, सिंपली यहां पर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ के अंदर मैंने क्या बोला है कि आपका जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट अ शॉप डेली इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मैक्स एंड मिनिमम आइटम सोल्ड 50 एंड 20. मिनिमम आपकी कितनी सोल्ड होती है? 20. दिस बिकम्स योर 20. और मैक्सिमम कितनी सोल्ड होती है? 50. ठीक है. अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपकी ये इस एरिया के बीच में 25 से लेकर 40 के बीच में कितनी आइटम सोल्ड होती है. 25 से लेकर 40 तक. दिस इज योर 25, दिस इज योर 40. What is the probability of getting of daily sale to fall between 25 से लेकर 40 तक? ठीक है. अगर इसके बीच में क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो यार. तो ये आपका fx हो गया. दिस इज योर 1/b - a. ये हमने कैलकुलेट किया था, राइट? एंड दिस बिकम्स योर x. अब ये आपका क्या हो गया? बेसिकली दिस इज योर एरिया अंडर कर्व. दिस इज योर एरिया अंडर कर्व. करेक्ट. अब मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. हाइट हमें पता है. हाइट कितनी है आपकी? 1/b - a, जो हमने अभी डिराइव की थी, राइट? जो आपकी सबकी सेम रहेगी. ब्रेथ क्या होगी आपकी? b - a. ये वाला पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट. करेक्ट. सॉरी, जो आपका एरिया अंडर कर्व है, माय मिस्टेक. ये वाला पॉइंट जो आपका एरिया अंडर कर्व वाला है, दैट इज योर 40 - 25, राइट? तो इसके बीच में आपकी कितनी रही? आपकी 40 - 25. और हाइट आपकी 1/b - a, दैट इज योर 50 - 20. तो कितना आया आपका ये? 40 - 25 15 130. कितना है? 1/2. दिस बिकम्स योर 0.5. ठीक है. तो इस तरह से मैंने क्या बोला, 50% चांस दैट द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इज बिटवीन 25 to 40. समझ में आया? सिंपल सा मैंने बोला कि अब मेरे को ना एक मिनिमम दे रखा है, एक मैक्सिमम दे रखा है कि 20 से 50 के बीच में डेली आपकी सेल्स होती है. इसके बीच में आइटम जो आपकी सेल होती है, आपकी मिनिमम 20 होती है, मैक्सिमम आपकी 50 होती है. आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी डेली सेल्स की अगर वो 25 से लेकर 40 के बीच में आ जाए. तो मिनिमम आपकी 25 आ जाए, मैक्सिमम आपकी 40 आ जाए. तो ये बन गया आपका टोटल एरिया में से, टोटल ये जो आपका ग्राफ बना उसमें से आपका ये एरिया अंडर कर्व हो गया. दिस इज योर एरिया अंडर कर्व. इसके बीच में बता दो आपको. तो एरिया अंडर कर्व इन्होंने बता दिया है. तो सिंपल मैंने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बनाया. ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना मेरा, इसके अंदर मेरा फॉर्मूला होता है ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. हाइट मेरी सबकी सेम रहेगी, तो दिस बिकम्स योर 1/b - a. सबकी सेम रहेगी, राइट? और उसके अंदर आपकी ब्रेथ इसके बीच में निकालना है, 25 और 40 के बीच में, इस एरिया के बीच में, क्योंकि इस एरिया के बीच की बात कर रहे हैं ना. तो ये वाला आपका b - a आपका इस तरह से बन जाएगा, राइट? जो नया एरिया ऑफ अंडर कर्व होगा.
तो दिस बिकम्स योर 40 माइनस 25 और दिस बिकम्स योर 1/50 माइनस 20। 50 माइनस 20 क्योंकि सबकी सेम रहेगी, राइट? हाइट तो आपकी सेम रहेगी, वो आपकी टोटल पे लगती है, ठीक है? तो इस तरह से आपकी 0.5 आ गई। तो 50% चांस है कि नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इज बिटवीन 25 से लेकर 40 के बीच में से सोल्ड होती है, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं, मे बी शायद यू कैन टेक इट एज एन होमवर्क। सेम क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी दैट सेल्स इज ग्रेटर देन 30। वहां पर 25 से 40 थी, यहां पर इतनी है। तो आपका सेम क्वेश्चन है, यहां पर आपका इस तरह से आपका ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है जो आपका 20 है और ये 50 है। आपको निकालना है, यहां पर आपकी सेल आपकी 30 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, राइट? तो इसके बीच में, तो दिस बिकम्स योर दिस इज योर 50, तो इसके बीच में दिस इज योर 30। तो ए जो हो गया आपका, ये हो गया आपका एरिया अंडर कर्व। दिस इज योर एरिया अंडर कर्व। निकाल लोगे, फॉर्मूला लगाओ सिंपल से, ये आपका एफ एक्स हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/b माइनस ए, जो कि आपका टोटल पे लगता है। टोटल आपका क्या है, ये वाला है। और आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, विथ मल्टीप्लाई हाइट। विथ क्या है आपकी, इसके एरिया के बीच के निकाल लो, ठीक है? दिस बिकम्स योर विथ आपकी ये वाली हो गई ना, ये वाला आपको सिर्फ उस एरिया की निकालनी है। और हाइट आपकी सबकी सेम रहेगी, और हाइट कैसे निकली थी आपकी, टोटल से निकली थी, b माइनस ए से, इक्वल्स टू 1, उससे आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैलकुलेट। इस तरह से आपको करना है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, दिस बाय दैट यू विल गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अमाउंट ऑफ टाइम फॉर पिज्जा डिलीवरी is uniformly distributed between 15 and 60 minutes. What is the standard deviation of the amount of time it takes for a pizza to be delivered? तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की बात कर रहे हैं ना, इसने बोला कि अमाउंट ऑफ टाइम फॉर पिज्जा डिलीवरी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 15 से 60 मिनट। मिनिमम आपका 15 मिनट लगता है, मैक्सिमम आपका 60 मिनट लगता है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि आपका ये जो पॉइंट है, ये आपका 15 मिनट से लेकर 60 मिनट तक टाइम लगता है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि मतलब किसी टाइम भी डिलीवरी हो सकती है। दैट मीन्स 15.1 पे भी होती है, 15.2 पे भी होती है, और 59.9 पर भी हो सकती है, या फिर 60 मिनट किसी बीच में भी हो सकती है। दैट इज योर, इसने बोल दिया ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? अब बात कर रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ पिज्जा टू बी डिलीवर्ड, ठीक है? अब ये एरिया की बात नहीं कर रही, ये कह रहा है कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ पिज्जा टू बी डिलीवर। किस तरह से वो डेविएशन फैला हुआ है, डेविएशन क्या बताता है आपका विथ, कि आपका जो पॉइंट है वो किस तरह से विथ वाइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मेरे को वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब वेरिएंस के लिए मेरे को मीन पता होना चाहिए, तो मीन दैट इज एक्सपेक्टेड मीन। वो क्या होता है यहां पे इस केस के लिए, तो आपका जो मीन होता है बेसिकली यहां पर आपका होता है सेंटर होगा। दिस बिकम्स योर सेंटर। तो आपका जो सेंटर होगा वो होगा आपका फॉर्मूला, दैट इज योर, जस्ट गिव मी अ मिनट, इज योर रेंज का सेंटर। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो इसका सेंटर क्या हो गया आपका a प्लस बी बाय 2। ये आपका क्या हो गया, एक्सपेक्टेड मीन हो गया, या फिर आप सिंपल सा मीन बोल लो। इस रेंज का सेंटर ही तो होगा मीन हमेशा सेंटर वैल्यू बताता है, राइट? अगर उसमें आउटलायर्स नहीं है तो, ठीक है? तो दिस बिकम्स योर सेंटर, राइट? तो ये आपका मीन हो गया बेसिकली। और वेरिएंस आपका क्या हो गया, वेरिएंस क्या हो गया आपका स्क्वायर्ड होता है वो, राइट? तो दिस बिकम्स योर स्क्वायर्ड बाय 12। ये फॉर्मूला कैसे निकला इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? आपको खुद से पढ़ना है, आप पढ़ लेना, दैट इज टोटली योर चॉइस, ठीक है?
अब बात करते हैं यार, अगर आपको मीन का फॉर्मूला समझना है ये किस तरह से ड्राइव्ड हुआ, तो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू, यहां पर समझते हैं। बट उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका डेरिवेशन करते हैं। तो ये इतना तो छोटा सा पार्ट क्लियर हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड मीन आपका क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। तो सेंटर क्या हो गया आपका a प्लस बी बाय 2, और वेरियंस आपका फॉर्मूला होता है b माइनस ए का स्क्वायर बाय 12। कैसे निकला, सिंपल सा मैथमेटिकल इंट्यूशन है जो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है कि आपका जो पिज्जा डिलीवरी में टाइम लगता है वो 15 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में टाइम लगता है, और किसी भी टाइम डिलीवर होता है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा उस अमाउंट ऑफ टाइम का इट टेक्स फॉर अ पिज्जा टू बी डिलीवर्ड। तो यहां पर मैं पूछती हूँ, ए आपका 15 है, बी आपका 60 है, दैट इज इन मिनट्स, राइट, मिनट वैल्यू, और ये आपकी मिनट वैल्यू, और दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। तो वेरियंस आपने निकाल सकते हो फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है आपका, 1/12 बी माइनस ए का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो, 60 माइनस 15 का स्क्वायर, अप्रोक्स जितना भी आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया था रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो इस तरह से आप उसका स्क्वायर रूट निकालो, जो भी निकलेगा, जो भी निकला, फॉर एग्जाम्पल 13 मिनट निकला, तो वो आपका इस तरह से इतने टाइम में डिलीवर होगा, ठीक है। इस तरह से आपका वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेडेड है बेसिकली। ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए। अब एक बार समझ लेते हैं कि हाउ द डेटा इज, ये जो आपका मीन का फॉर्मूला है, हाउ दिस फॉर्मूला डिराइव्ड। वेरिएंस का आप खुद से एक बार ये ट्राई करना, नहीं निकलेगा तो मेरे को बताना, विल डिस्कस, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। मैंने बोला एक्सपेक्टेड मीन, दिस इज योर हर वैल्यू का, दैट इज योर ई लिख देते हैं, और इसका डेरिवेशन ऑफ बी से ए से लेकर बी, क्योंकि ये क्या है, रेंज में है, राइट। हर वैल्यू का आपका हाइट भी होगा, दिस इज योर एरिया बेसिकली, और उसका डीएक्स, दिस इज योर फंक्शन बेसिकली। तो पॉइंट पार्ट ऑफ बेसिकली एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला, ये इसका बेसिकली पार्ट है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, ये डेरिवेशन हो गया बी, और एफ एक्स क्या होता है आपका 1/b माइनस ए, दिस इज योर डीएक्स, राइट। एफ एक्स आपका 1 हाइट होती है, राइट, हाइट आपकी हमेशा सेम रहेगी, दिस इज योर 1/b माइनस ए, हमने निकालना सीख लिया। 1/b माइनस ए को आप बाहर निकालो, दिस इज योर डेरिवेशन, इंटीग्रेशन नॉट डेरिवेशन, दिस इज योर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ए एंड बी। अगर आपको समझना है तो क्या ये याद करने की जरूरत है, नहीं, नॉट एक्जैक्टली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने क्या बोला कि ये जो आपका भार बनता है इसको मैंने +1 कर दिया इसके साथ, क्योंकि डेरिवेशन मुझे हटाना है। तो दिस बिकम्स योर x प्लस 1/1, और ये आपका b माइनस ए आपका इधर ले आए, हम इस तरह से ले आए b और a, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो दिस बिकम्स योर 2, जब डेरिवेशन हटाते हैं तो इसका क्या बन गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये 1/2 बाहर ले लिया मैंने, और ये आपका क्या बन गया, इस तरह से b और a। अब मैंने इसका एक्स स्क्वायर को हटाया, जब इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं इस तरह से, क्या बनता है, b माइनस ए बी प्लस ए। तो दिस बिकम्स योर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या बन गया 1 माइनस बी बाय ए, एक्स स्क्वायर बाय 2 बी बाय ए, दिस बिकम्स योर 1/2 बी माइनस ए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, बेसिक मैथ्स है, ना आता है तो चीजें क्लियर होंगी, वरना नहीं होंगी। ये b माइनस ए, b माइनस ए से b माइनस ए कटा, दिस बिकम्स योर 1/2 b प्लस ए। इस तरह से ये कैलकुलेट होता है, सारा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जब, अगर आपको इंटीग्रेशन का पार्ट समझ में आता है, इंटीग्रेशन जब हम हटाते हैं तो इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर में 1 ऐड कर देता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां तक समझ में आता है। तो ये सिंपल सा, ये तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू था, राइट। डेरिवेशन क्यों लगा, क्योंकि आपकी कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, रेंज में वैल्यू है ए से लेकर बी तक, एक्स एफ एक्स, और इसमें मैंने क्या किया, सिंपल सा एक्स 1 एक्स क्या हो गया 1/b माइनस ए, ये आ गया 1/b माइनस ए को मैंने बाहर ले लिया, एक्स डी एक्स बचा। ये आपका इंटीग्रेशन है बेसिकली। इंटीग्रेशन को जब मैंने हटाया तो उसने पावर में सबका ऐड कर दिया, तो उसने इसको डेरिवेशन को हटाने के लिए b आपका a इधर आ गया, और सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, b बाय a इधर आ गया, और इसने क्या किया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस तरह से जब हम डेरिवेशन को हटाते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a b प्लस a को होता है। इस तरह से मैंने ये सारा कैलकुलेट करके निकाल लिया, इस तरह से फॉर्मूला। थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, इट्स ओके, करने की जरूरत है नहीं, समझ लो काफी है। कोई भी याद नहीं रखता, बहुत मतलब दिक्कत होती है, राइट।
वेरिएंस का भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, एक बार खुद से ट्राई करना। वेरिएंस का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है आपको, तो एक बार खुद से ट्राई करना। ये आपका असाइनमेंट है, R&D करना। क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, समझ में आना चाहिए, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बस इतना ही काफी है। तो मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, 2 असाइनमेंट दे दिए हैं आज के लिए, ये ट्राई करना, ठीक है। तो यही कहानी थी बेसिकली आपकी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, कंक्लूजन इज कि आपका जो पीडीएफ होता है, जो कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपका रेंज पे वर्क करता है। रेंज आपकी फिक्स्ड रेंज होनी चाहिए, प्लस आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एग्जिट पर वर्क करता है। तो हम उससे सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। जब हमको एरिया अंडर कर्व पता चल जाता है तो हम इजिली उससे पीडीएफ निकालते हैं। पीडीएफ, सॉरी अगेन आई एम रिपीटिंग रॉन्ग, एरिया अंडर कर्व निकल जाता है तो हम इससे सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, वीडियो रिपीट करके देखना और चेक करना। अब एक बार फटाफट से इसको छोटा सा इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, एंड देन वी आर गुड टू गो, ठीक है, जिससे कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग निकल जाए। अब देखो यहाँ पे फटाफट से ये मेरी फाइल हो गई। इस फाइल के अंदर मैंने अपनी बेसिक सी लाइब्रेरीज को रन कर लिया है। ये आपकी लाइब्रेरीज है, रन हो गई है, numpy और मैटप्लॉटलिब। ये हम कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, स्क्रीन ब्रश। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, मेरे पास एक रेंज मैंने ले ली है A और B, जो कि आपकी डेफिनेटली 0 से लेकर 10 के बीच में रहेगी, जो कि आपकी यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, इसके बाहर जो भी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, जैसे कि मैंने बताया। तो A मैंने ले लिया 0 और B मैंने ले लिया 10। तो इस तरह से मेरा कुछ ग्राफ है। 0 से लेकर 10 तक मैंने ये अपनी रेंज ले ली है। 0 से लेकर 10 तक मैंने अपनी ये रेंज ले ली है। ठीक है, अब मैंने सिंपल सा पीडीएफ का फॉर्मूला निकाला, जिससे कि मेरा एरिया अंडर कर्व निकल पाए। तो मैंने क्या किया, पीडीएफ का फॉर्मूला निकाला, जिसके अंदर हर वैल्यू के लिए मैं क्या निकाल रही हूं, अपनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है मुझे। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा अपना पीडीएफ का फॉर्मूला निकाला कि ए हमेशा आपका छोटा रहेगा एक्स से, और ये आपकी इस तरह से रेंज में बनता है। ये बी हमेशा आपका मैक्सिमम रहेगा, ए आपका मिनिमम रहेगा। तो अगर आपका ये इस तरह से है तो आपका फॉर्मूला सिंपल सा लिख जाएगा 1/b - a, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डेटा रेंज में है, 2 वैल्यूज हैं, तो हमेशा आपका जो एरिया बनेगा वो इस तरह से आपका बनेगा, ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। नहीं है अगर सिंगल पॉइंट है तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, सिंपल सा मैंने क्या बोला कि अगर आपका डेटा रेंज में है, ए और बी की रेंज में है, तो आपका सिंपल सा डेटा लगा दो b - a, और b हमेशा बड़ा होना चाहिए, a हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इसलिए सिंपल सा आपका फॉर्मूला लग गया 1/b - a। ये कैसे आया, ये आपको मैंने बता दिया कि आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है, और हमेशा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका 1 होता है, और हाइट आपकी हमेशा सेम रहेगी। तो हमेशा क्या हो गया, आपका b - a हो गया, राइट। उससे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये आपका कैलकुलेट हो गया। आपने इसको चला दिया है, ऊपर वाला चलाया था मैंने, चला लेते हैं इसको भी चला लेते हैं फिर से। फिर मैंने क्या बोला कि जनरेट कर लो कुछ ऐसी वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज, जो आपके ए से लेकर बी के बीच में, ए से लेकर बी के बीच में कुछ वैल्यूज को जनरेट कर लो, उसका हम पीडीएफ कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल। मैंने क्या बोला, ये जो आपकी रेंज थी ए से लेकर 0 से लेकर 10 तक, उसके बीच में कुछ वैल्यूज को जनरेट कर लो। ठीक है, 1000 में भी शायद आपने 1000, हमने 1000 पॉइंट्स लिए, राइट। तो ए से लेकर 0 से लेकर 100 के बीच में, 0 से लेकर 10 के बीच में 1000 पॉइंट्स बना लो अपने कुछ रेंज के ऊपर, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पीडीएफ निकाल लेंगे, उन सबका पीडीएफ निकाल लेंगे। पीडीएफ से हमारा एरिया ऑफ कर्व निकल जाएगा, राइट। तो मैंने अपना नॉर्मल से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया, और ये जो आपका फंक्शन हमने बनाया तो उसको कॉल किया, और उससे हमने फॉर्मूले से हमने हर किसी का अपना पीडीएफ वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, डेंसिटी वैल्यूज निकाल ली। तो ये अपना 1000 पॉइंट्स के लिए निकल गया। अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने एक वैल्यू ली है ए, एक वैल्यू ली है बी। उसके रेंज में मेरे पास ये ए है, ये बी है। जब मेरा ये ए है, ये बी है, उसके बीच में मैंने क्या करा है, 1000 पॉइंट्स बना लिए हैं। ठीक है, उन 1000 पॉइंट्स का मैंने डेंसिटी निकाल लिया है। उससे मेरा क्या निकल गया है, एरिया ऑफ कर्व बन जाएगा, एरिया अंडर कर्व बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर लिया, आगे चल के विजुलाइज किया। तो यहाँ पर आप देखोगे सिंपल सा मैंने एक्स और पीडीएफ वैल्यू जो भी निकली है उसके बीच में मैंने क्या कर लिया, अपना ये इस तरह से मेरा ये एरिया ऑफ कर्व बन गया। ठीक है,
ये मेरा 0 से लेकर 10 के बीच में जो मैंने अपने 1000 पॉइंट्स लिए थे, उससे मेरे को ये पता चला ये जो 1000 पॉइंट्स थे, जो मेरा पीडीएफ निकला, सबकी प्रोबेबिलिटी, सबकी मेरे जो डेंसिटी है वो सबकी सेम है, सबके पास इक्वल चांस है। तो आप देख रहे हो ये रेक्टेंगुलर शेप का बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करो, उसके लिए मुझे एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा फॉर्मूला होता है विथ मल्टीप्लाई हाइट। विथ के लिए क्या होता है आपका, ये आपकी विथ हो गई, ठीक है, x2 माइनस x1, ये आपकी x2 हो गई, ये आपकी x1 हो गई। ठीक है, अब आप उसके अंदर अगर कुछ डिफाइन करना चाहते हो कि यार इसके बीच के इंटरवल निकालो, 3 या 7 के बीच का इंटरवल निकालो, इसका मैंने एक डिफाइन कर लिया, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि 3 और 7 के बीच का निकाल लो। ठीक है, तो इसके बीच में मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, मतलब एरिया अंडर कर्व मैंने इस पॉइंट के बीच में निकाला, 3 से लेकर 7 के बीच में। तो इसके बीच में मेरा ये एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ये मेरा बेस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, है ना, और हाइट क्या हो जाएगी, ये 0 माइनस 1/0 10 माइनस 0। इस तरह से फॉर्मूला लग गया, राइट, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने। तो इस तरह से मेरी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 0.4। दैट इज समथिंग 40% चांस है कि आपका नंबर आपके 3 और 7 के बीच में लाए कर रहे हैं। आप चेंज कर करके देख लो प्रोबेबिलिटी। अभी तक मैंने सिंपल सा क्या बोला है, एक पॉइंट लिया है मैंने A, एक पॉइंट लिया है मैंने B, इसके बीच में मैंने यूनिफॉर्मली 1000 पॉइंट्स बनाए हैं, उसके बीच में 1000 पॉइंट्स के बीच में सबसे मुझे पता चला कि सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया आपको। फिर मैंने एक इंटरवल लिया 3 और 7 के बीच का, जिसको मैंने एरिया अंडर कर्व कहा। जब मेरे को एरिया अंडर कर्व पता चल गया तो मैं प्रोबेबिलिटी इजिली निकाल सकती हूँ। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 3 और 7 के बीच में जो बना मेरा। अब वो 3 और 7 का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, विथ मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या होती है आपकी, सेम रहती है, सबके लिए सेम ही तो रहेगी, हाइट सेम रहेगी, राइट। तो दैट बिकम्स योर 1/b माइनस ए। और आपकी विथ क्या हो गई, जो भी आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका x2 माइनस x1, जहां से वो मैक्सिमम है जहां से वो मिनिमम है, उस 3 और 7 के बीच में। दिस बिकम्स योर प्रोबेबिलिटी। तो देयर इज आर 40% चांसेस कि आपका वो इसके बीच में लाई करे। अब इसको विजुअलाइज करना है तो विजुअलाइज कर लो। तो यू विल सी आपका ये इस केस के बीच में मैंने शेडेड करके दिखा दिया है कि किस तरह से आपका 3 और 7 के बीच में किस तरह से आपका ये एरिया अंडर कर्व बना, और उसके बीच में आपकी ये प्रोबेबिलिटी आई 40%। यूजिंग दिस प्लॉट सिंपल फिल बिटवीन से मैंने इसको फिलअप कर दिया। ठीक है, और ये आपका मीन और वेरियंस निकला है। मीन हमेशा आपका क्या रहेगा, जो भी आपकी रेंज रहेगी उसका सेंटर पार्ट रहेगा, दैट बिकम्स योर a प्लस b बाय 2। कैलकुलेशन मैंने आपको निकालनी सिखाई थी, तो ये आपका मीन निकल गया कि आपका सेंटर हमेशा 5 पर रहेगा। वेरियंस आपका 12 इक्वल स्प्रेडेड रहेगा, तो दैट बिकम्स योर 8.33। ठीक है, इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन आप खुद से ट्राई करके देखो एक बार, नहीं होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना। और ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है कि आपके कुछ रैंडम नंबर्स हैं बिटवीन 5 एंड 15, 5 से लेकर 15, तो फाइंड करो 8 और 12 के बीच में कितना रहेगा। ठीक है, दिस बिकम्स योर 8 और 12 ही ले लो। ठीक है, तो एक आपका मिनिमम पॉइंट है 5, एक है आपका 15। अब ये आपने बोला कि आपने इसके बीच में एक फटाफट से एरिया बना लिया, फिर उसके बाद अपना एक पॉइंट आपका 8 है, एक आपका 12 है, इसके बीच का आपका इंटरवल बन गया। दिस बिकम्स योर एरिया अंडर कर्व। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका 0 से लेकर 13 तक है, 30 तक है, उसके बीच में आपका ये एरिया अंडर कर्व दे रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसी तरह से उनका मीन और वेरियंस निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। करेक्ट, होप दिस इज क्लियर। एक बारी फाइनल कंक्लूजन दे देती हूँ मैं, एक बारी नोट पैड पे चलते हैं, जब तक मुझे फाइनली सही से फील नहीं होगा आई थिंक दिक्कत है, राइट। तो फटाफट से चलते हैं, एक बारी फिर से एक्सप्लेनेशन लेते हैं, चीजें क्लियर करते हैं। मैंने क्या बोला कि आपके पास एक रेंज दी हुई है, सपोज 5 से लेकर 13 के बीच में। ठीक है, 5 से लेकर 13 के बीच में एक रेंज दी हुई है। This becomes your range. This is your A point 5. This becomes your B point 30. अब मैंने क्या बोला, सारे ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके बीच में सपोज मैंने अपने 1000 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर पॉइंट के इक्वल चांस है कि वो आ सकता है। ठीक है, तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबकी आपकी जो
डेंसिटी आएगी, पीडीएफ आएगा, वो सबका सेम आएगा, सेम आएगा। हाइट क्या हो गई फिर, सेम हो गई, दिस बिकम्स योर हाइट, तो सबकी क्या हो गई, सेम हो गई, सेम हो गई, तो सबका क्या हो गया 1/b-a, ये हमने कैलकुलेट किया था, करेक्ट। अब मैंने आपको एरिया अंडर कर्व भी दे दिया कि यार इसके बीच का निकाल लो। सपोज ये 8 है आपका, ये सपोज आपका 10 है, 8 और 10 के बीच में निकाल लो, ये आपका एरिया पता चल गया। एरिया अंडर कर्व आपको पता चल गया कि आपका 8 और 10 के बीच में है। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, टोटल वैसे हमेशा उसका 1 आता है, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, विथ मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 1, इस तरह से कुछ होता है, राइट। तो विथ अपॉन विथ मल्टीप्लाई हाइट क्या होता है, विथ क्या होती है आपकी x2 - x1, जो आपकी एरिया अंडर कर्व है दिस वन, तो आपके क्या हो गई 10 - 8, और हाइट हमेशा 1/b-a होगी, तो वो आपकी टोटल पे निकलेगी, क्योंकि हाइट आप टोटल पे ही निकालोगे, राइट। तो दिस बिकम्स योर 13 मल्टीप्लाई 13 - 5, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, दिस बिकम्स योर प्रोबेबिलिटी। समझ में आया, दिस इज द ओनली थिंग। एक बारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इजीली, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल सा बस 2 चीजें हैं इसमें, एक तो आपकी कॉन्टिन्यूस फिक्स्ड रेंज, और उसके अंदर दूसरी चीज है आपका एरिया अंडर कर्व निकालना। तीसरी चीज, अगर सिंगल पॉइंट है तो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, अगर आपके पास रेंज है तो उसकी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो सबसे पहले आप रेंज के साथ एरिया अंडर कर्व निकालते हो, हाइट हमेशा आपकी सेम रहेगी क्योंकि सबकी चांसेस इक्वल है, विथ आपकी निकलती है जो भी आपका एरिया अंडर कर्व है उसका डेस्टिनेशन माइनस सोर्स, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल उसकी रेंज से आपने एरिया अंडर कर्व निकाला, अगर आपको दे रखा है तो उस पर सीधा प्ले करो, और नहीं दे रखा है तो आप निकाल लिया आपने यूजिंग पीडीएफ, और उसके बाद एरिया अंडर कर्व से आप पीडीएफ निकाल सकते हो सिंपली। प्रोबेबिलिटी निकाल, हमेशा आई एम ऑलवेज कंफ्यूज, उससे आप इजिली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो ये इतनी ही कहानी है, सिंपल सी कहानी है। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताना, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। फॉर्मूले नहीं भी समझ आ रहे हैं किस तरह से डिराइव्ड हो रहे हैं, इट्स ओके, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, बहुत ज्यादा बेकार लगा, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर इसकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।